आप सभी महानुभावों को प्रणाम नमस्कार। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से फिर से एक बार आप लोगों के बीच में संगीत के उन महान पुरोधाओं की जीवनी का जो एक सीरीज़ लेकर के चल रहा हूँ उसके माध्यम से। जैसा कि हम अब जानते हैं कि वृक्ष कोई और लगाता है और उसका फल कोई और खा रहा होता है, और वृक्ष लगाने वाला तो उस फल का रसास्वादन जो होता है वो उतना नहीं करता जितनी उसकी आने वाली पीढ़ियां करती हैं। ठीक कुछ ऐसा ही है हमारे इस संगीत जगत में। यहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग हुए, जो हमारे पुरोधा हुए, उन लोगों ने जो कुछ हमें दिया हुआ है, बगिया में जो जो पेड़ उन्होंने लगाए हुए हैं, आज उसकी ही खुशबू पूरे संसार में फैली हुई है। और ख़ास करके अपने हिंदुस्तान में जहाँ क्लासिकल म्यूज़िक को एक पूजा पद्धति के साथ देखा जाता है, इन महान पुरोधाओं की सीरीज़ में आज जिस व्यक्ति विशेष के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो हैं बड़े गुलाम अली खान साहब। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 2 अप्रैल सन 1902 को एक गांव पड़ता है कसूर नाम है उसका, जो कि वर्तमान समय में आपके लाहौर पाकिस्तान में उपस्थित है। उस समय 1902 में कोई बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए वह हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो वहाँ पे इनका जन्म होता है अली बख्श साहब के घर पे, जो कि अली बख्श साहब एक बहुत ही उच्च दर्जे के सारंगी वादक थे और बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे गायक थे। तो एक ऐसे परिवार में इनका जन्म होता है जिस परिवार में इनको संगीत विरासत में मिला होता है। इनके चाचा जी का नाम होता है काले खां। काले खां भी अपने समय काल के एक बहुत ही विद्वान संगीतकार थे और विद्वत समाज उनको अच्छी तरह जानता था, उनकी विद्वता से परिचित था। बचपन में जो कहानियाँ मिलती हैं, जो सुनने को मिलता है कि अपने पिताजी के साथ, जब पिताजी इनके प्रैक्टिस किया करते थे, रियाज़ किया करते थे, उस समय ये बड़े ही उत्साह के साथ अपने पिताजी के साथ बैठा करते थे। अपने पिताजी के साथ सारंगी की इन छोटी छोटी बारीकियों को सुन के आह्लादित हुआ करते थे। और होनहार बलवान के हो तुजुर्पात जैसी कहावत है, वैसे ही पिताजी ने इनके इंटरेस्ट को समझा, इनकी इच्छा को समझा और अपने छोटे भाई काले खां को कहा कि आप गायन में इनको तैयार करें। गायन की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने चाचा काले खां से ही ली और चाचा काले खां ने इनको बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़ी ही आप कह लीजिए कि बहुत ही पेचीदगी के साथ छोटी से छोटी चीज़ों को स्पष्टता के साथ इनको बताया, समझाया। और चूँकि इनकी रगों में एक ऐसे परिवार का खून दौड़ रहा था जिसमें संगीत ही रचा बसा हुआ था, तो ये इन चीज़ों को बहुत ही स्पष्टता के साथ समझते भी थे। समय आगे बढ़ने लगा, उम्र इनकी बढ़ती गई, तभी बीच में एक दुखद घटना घटती है और उसमें इनके चाचा काले खां जी की मृत्यु हो जाती है। उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। कुछ समय बीतने के बाद चूँकि इनके पिताजी भी एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, तो इनकी शिक्षा दीक्षा इनके पिताजी के देख रेख में होने लगती है। 15-16 साल की इनकी अवस्था होती है, तो ये चूँकि पिताजी का प्रोफेशन था सारंगी बजाने का, इसलिए पिताजी के साथ सारंगी की भी, गायन के साथ साथ सारंगी की भी ये शिक्षा अपने पिताजी से लिया करते थे। और बहुत ही जल्द उसमें एक मर्मज्ञता हासिल करने के बाद ये छोटे बड़े प्रोग्रामों में जाना प्रारंभ करते हैं और प्रोग्रामों में जाने की वजह से इनकम ऑफ सोर्स जो है वो इनका जो प्रोफेशन होता है वहाँ से बनना प्रारंभ हो जाता है। आज के समय में हम देखें तो इस लाइन में जिसके पास कुछ नाम हो गया है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं।
लेकिन जिसके पास अभी नाम नहीं है या फिर जिसने भी किसी स्टेज को नहीं पाया हुआ है, कोई बड़ा मंच जिसको नहीं मिला हुआ, जिसका आप समझ लीजिए सीधे शब्दों में कि मार्केट वैल्यू, जब तक आपकी मार्केट वैल्यू नहीं है तब तक वाकई इस लाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि उनके पास बस एक ही ऑप्शन होता है और वो होता है कि अपनी कला को प्रदर्शित करना और उसके एवज में उसको जो मिले उससे अपने पूरे परिवार को चलाना। तो ये भी आप जानते हैं कि रोज़ प्रोग्राम भी नहीं होते किंतु खर्च प्रतिदिन होता है। तो म्यूजिशियंस के साथ ये समस्या लगी रहती है और इन लोगों के साथ भी ये समस्याएँ थीं। उच्च कोटि के कलाकार होने के बावजूद भी अब रोज़ काम मिल पाना तो कठिन होता है, रोज़ काम मिल नहीं पाता था, इसलिए दोनों लोग प्रोग्राम किया करते थे, छोटे हों बड़े हों, क्योंकि परिवार तो लेके चलना ही होता था। इनके पिताजी को लगता है और इनकी अभिरुचि को देख करके और इनकी योग्यता को देख करके कि बच्चे को अभी इस झंझावात में उलझाने से अच्छा है कि थोड़ा इसको और परिपक्व किया जाए। और इनके पिताजी इनको लाहौर से लेकर मुंबई चले आते हैं और मुंबई में एक बहुत ही बड़े कलाकार थे जिनका नाम था, क्या कहते हैं कि सिंधी खां। सिंधी खां साहब के यहाँ इनको सुपुर्द करते हैं और बताते हैं कि सिंधी खां साहब आप इनको अपने गाइडेंस में सिखाइए, बताइए। यह सिंधी खां साहब के गाइडेंस में सीखने लगते हैं, जानने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे मर्मज्ञता की ओर यह आगे बढ़ते चले जाते हैं। सिंधी खां साहब से बारीक चीज़ों को लेकर के, उम्दा चीज़ों को लेकर के यह धीरे धीरे मार्केट में उतरते हैं और इनका जीवन चलने लगता है। किंतु अगर इनके जीवन का अगर हम टर्निंग पॉइंट देखें कि इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, तो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा सन 1940 में जो कलकत्ता में महोत्सव हुआ। वह कलकत्ता महोत्सव इनके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट के रूप में आया और 1940 में उन्होंने कलकत्ता में अपने प्रोग्राम को दिया। वहाँ पे पहली बार विद्वत समाज इनको बड़ी बारीकी से समझ पाया, जान पाया और इनकी ख्याति अगर हम कहें कि बढ़नी प्रारंभ हुई तो ये गलत नहीं होगा। आगे समय आता है 1943 में गया संगीत सम्मेलन होता है, बिहार संगीत सम्मेलन होता है। वहाँ भी खां साहब जाते हैं और जाने के बाद अपना परचम लहराते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। समय फिर आगे की ओर बढ़ता है और फिर 1944 में क्या कहते हैं कि बिहार में, बंगाल में, अन्यत्र जगहों पे प्रोग्राम होते रहते हैं और यह उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं और पार्टिसिपेशन के बाद इनको ऑडियंस का प्यार मिलने लगता है और इनकी ख्याति बढ़ने लगती है। अब इनकी ख्याति बढ़ने का आलम ये रहा कि जो सफ़र 1940 से एक अच्छी लय पकड़ा हुआ था, वह 1945 तक आते आते गांधी जी के पास तक बात पहुंचती है और गांधी जी इनको प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करते हैं। प्रशस्ति पत्र से सम्मानित होने के बाद पूरे देश में इनका एक नाम हो जाता है कि गायन के क्षेत्र में बड़े गुलाम अली खान साहब का भी, बड़े गुलाम अली खान साहब नाम का भी एक स्तंभ है जिसके कंधों पे संगीत की बागडोर जो है, संगीत का जो बहुत बड़ा विशाल भवन है, उसकी जिम्मेदारी उस कंधों पे भी है। 1946 का समय पीरियड आता है और 1946 में आकाशवाणी से कनेक्टेड हो जाते हैं और आकाशवाणी पर इनके प्रोग्राम आने लगते हैं। बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था तब तक। राजनीतिक कारणों के कारण 1947 में हमारे यहाँ विभाजन होता है, पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है और 1947 में यह पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान चले तो जाते हैं किंतु इनको वो प्यार पाकिस्तान में नहीं मिल पाता जो प्यार इनको यहाँ पे मिलता था। और चूँकि भी देश का बंटवारा जल्दी ही हुआ था इसलिए क्राइसिस भी थी, प्रोग्राम्स भी बहुत कम थे और आर्थिक तंगी से भी ये जूझने लगे थे। अंत में 1955 में ये भारत सरकार को रिटन फॉर्म में एक लेटर देते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इनको भारत की नागरिकता दे दी जाए। होता भी ऐसा है। 1955 में
नेहरू जी इनको एथराइट कर देते हैं, इनको परमिशन दे देते हैं और यह पुनः आके मुंबई में बस जाते हैं। इस बीच के समय काल में भी यदा कदा प्रोग्राम के मद्देनज़र ये पाकिस्तान से भारत आते रहते थे। 1955 से इनका पुनः भारत में प्रोग्राम प्रारंभ होता है, किंतु इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अगर आपका मार्केट किसी चीज़ में बना हुआ है और अगर उसमें आप एक लंबा गैप देते हैं तो मार्केट प्रभावित होता है उससे। तो इनकी गैपिंग में जो 10 साल का जो अंतर आया, 8 साल 9 साल का जो अंतर आया, उसमें बहुत सारे संगीतज्ञों ने उस जगह को लिया और यहाँ पे आने के बाद भी अब वो बात नहीं रही जो 40 के बाद 47 के 20 तक रही। समय आगे बढ़ता जाता है और उसी टाइम पीरियड में एक फिल्म भी आती है, आपने फिल्म का नाम सुना होगा, मुग़ल आज़म। उसमें भी ये अपने आवाज़ को देते हैं तानसेन के किरदार में। 1960 का दशक आता है। 1960 के दशक में इनको लकवा मार जाता है और लकवा मारने के बाद उस समय महाराष्ट्र सरकार ने इनको 5,000 रुपये की आर्थिक मदद भी की और पुनः ठीक होने के बाद अब चूँकि उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, बीमारी का भी प्रभाव था, तो पहले जैसी बात तो नहीं रही, या फिर आप कह लीजिए कि कला में कोई अंतर नहीं था, लेकिन वो जो आदमी को उम्र के पड़ाव के बाद थोड़ा शिथिल होने लगता है, वो स्थिति भी इनके अंदर आने लगी। 60 के बाद 1962 का समय पीरियड आता है। उस समय इन्हें संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। 1962 में ही इनको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और फिर जीवन चलता रहता है। इसी कालखंड में बहुत सारे ऐसे नए विद्यार्थी रहे जो इनसे जुड़े और आज के समय काल में वो स्वयं एक बहुत बड़े नाम हैं, जैसे कि इनके पुत्र मनोवर अली, वो भी आगे चल के बहुत बड़े फनकार हुए। इनके ही शिष्य थे गुलाम अली खान साहब, जो आज के टाइम पीरियड में पाकिस्तान के अगर उसको उनको कहा जाए कि गज़ल मेहदी हसन साहब के बाद पाकिस्तान में अगर दूसरा कोई गज़ल का गायक हुआ तो वो आगे गुलाम अली खान साहब हुए। वो इनके ही शागिर्द थे, इनके ही द्वारा उनका आप समझ लिए कि संगीत गायन में उनका जो निर्माण था वह बड़े गुलाम अली खान साहब के ही नाम पे था। इसकी एक छोटी सी कहानी है जो कि एक इंटरव्यू में गुलाम अली खान साहब के ही मुख से हमने सुना हुआ है कि गुलाम अली खान साहब के जो पिताजी थे वो इनके साथ तबला प्लेइंग करते थे और चूँकि इनसे बड़ा प्रभावित थे तो इनके जब पुत्र हुए तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने इनका नाम गुलाम अली रखा और इनको ले जाकर उनको सुपुर्द कर दिया कि अब से आपका बच्चा है, इसको आप तराशिए। तो जब आप एक अच्छे जौहरी के पास होते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि जब वो आपको तराशेगा तो आपकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। वही गुलाम अली खान साहब के साथ भी हुआ। खैर, हम लोग आज बड़े गुलाम अली खान साहब के बारे में चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, तो उन तक ही सीमित रहें। पटियाला घराने से इनका संबंध था, पंजाब के, और इन अपने गायन शैली में ये पंजाब घराने की जो ठुमरी थी उस ठुमरी को बड़े ही शिद्दत के साथ ये शामिल करते हैं और आए ना बालम, तिरछी नज़रिया के बाण, ये सब जो प्रसिद्ध ठुमरियाँ थी उन ठुमरियों को ये अपने अंदाज में गाया करते थे। और लोग कहते हैं कि जिस समय उस ठुमरी का गायन करते थे सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, ऐसा होता था जैसे वो खो जा रहे हों। तो एक लंबी कला थी, 6 फुट से ऊपर का शरीर, बंद गले की कोट, चूड़ीदार पजामा, सर पे टोपी। देख के ही इनको लगता था कि इनका जो आप कह सकते हैं कि भाव स्वरूप जो हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा एक एज ए परफॉर्मर की तरह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ करता था। और कला के बारे में क्या कहें, हमारी देश की भारत रत्न
लता मंगेशकर जी भी इनसे बहुत कुछ सीखी। अपने इंटरव्यू में उन्होंने भी एक जगह बताया कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इनकी विद्वता के ऊपर ज़्यादा कुछ कहने का कोई औचित्य बनता नहीं हमारा, क्योंकि हमारी समझ अभी उस स्तर तक नहीं है कि इस पेचीदगी को समझ सके। लेकिन जो इतने बड़े नाम हैं जिन्होंने अपना जीवन संगीत में गुजार दिया, उनकी बातों को सुन करके ऐसा लगता है कि सौभाग्य उनका रहा होगा जो इनको सुने होंगे। खैर, सौभाग्य हमारा भी है कि हम आप इस पावन धरती से संबंध रखते हैं, जिस पावन धरती पे इतने बड़े बड़े फनकार पैदा हुए और जिन्होंने अपने फन से, जिन्होंने अपने ज्ञान से, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से उस समय के लोगों को भी बहुत कुछ दिया और आज के समय के लोगों के लिए भी एक ऐसे बागीचे का निर्माण करके गए जिसमें तरह तरह के फूल हैं और हर फूल इतना सुगंधित कि आपके रूम रूम को महका दे। जीवन आगे चलता गया है और फिर 25 अप्रैल सन 1968 वसीर बाग पैलेस हैदराबाद, अस्वस्थता के कारण वहाँ पे बड़े गुलाम अली खान साहब अपने शरीर को छोड़ करके इस धराधाम से चले जाते हैं। अपने इस छोटे से वीडियो में मैं उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह दर्शा नहीं सकता, मैं क्या शायद कोई भी नहीं दर्शा सकता, किंतु अपने इस छोटे से वीडियो से उनके विषय में बताने का मेरा आशय बस ये है कि अगर कोई अनभिज्ञ है तो वो यह जाने कि ये जो हमारा शास्त्रीय संगीत है यह किन किन महान विभूतियों के साथ एक कालक्रम, एक कालखंड के अनुसार आगे की ओर बढ़ा हुआ है। किसको किसको किस किस समय काल में कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई, उनका निर्वहन उन्होंने किस प्रकार किया और आगे वाली पीढ़ी को उन्होंने क्या दिया। इनकी कृतज्ञता को हम शब्दों के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसी चीज को अनुभव करते हुए इन दिव्य विभूतियों को मेरा प्रणाम है और आप लोगों से निवेदन है कि आप में से अगर कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हों तो कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें कि बातें और लोगों तक पहुंच जाए। और आप में से कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि म्यूज़िक से जुड़ी ही परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है, KBS हो गया, NBS हो गया, TST, PST, DSSS, MRS एक्सेट्रा तमाम प्लेटफॉर्म हैं जहाँ जहाँ एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, अगर इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो वो इनमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं उन चीज़ों को नोट आउट कर ले, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से वही चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि पद्म भूषण कब इनको मिला, आपसे पूछ दिया गया कि जन्म इनका कब हुआ, आपसे पूछ दिया गया मृत्यु कहाँ पे हुई, आपसे पूछ दिया गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला, आपसे पूछ दिया गया कि महात्मा गांधी ने प्रशस्ति पत्र कब दिया, आकाशवाणी से कब जुड़े, कलकत्ता महोत्सव कब हुआ, कुछ भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इन सब चीज़ों को आप लोग नोट आउट कर लें और किसी प्रकार का आपका सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य में दें और अब हमें अनुमति दें, हम अगले एपिसोड में एक और बड़े फनकार का जीवन परिचय लेके आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए आपको कौशल द्विवेदी का प्रणाम स्वीकार करें।